है वो कंप्लीट करते हैं। और वो एक और लड़का अनस भी नहीं आया। आज मॉर्निंग में आया था फिर नहीं आया वो। हाँ हाँ, अलग से बना लिए थे हाँ। ओके। डिटेल करने बाकी है ना, उसको कंप्लीट करें और उसको दीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा। कार का बैक अलग ही से वो रहता है। शेल बाय कोबरा, इसका बैक साइड जो है वो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल सिंपल एक स्मूथ कर्व चाहिए है। और छोटे ये डिटेल्स क्रिएट करने हैं। जहाँ जितना आइटम है वो टाइम लेते ही हैं मॉडल्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तक कट ऑफ गया हुआ है। जो हमने प्रीवियसली दिया हुआ था। तो हैंडल बना देंगे इसका। और पॉली मॉडल में हैंडल ले लेते हैं। रीज़न है कि माया में उतनी डेप्थ में डिटेल स्कल्पटिंग नहीं होती, माया में नॉर्मल स्कल्पटिंग नहीं होती। नॉर्मल मतलब नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं, दैट मीन्स वो नॉर्मल मैप नहीं बनता। एक मैपिंग होती है टेक्सचरिंग के वक्त में। तो क्या होता है, जैसे जी ब्रश है, जी ब्रश में नॉर्मल मैप बन जाता है। क्या होता है, ये फेस पे ही आप कुरेद सकते हैं चीज़ें। माया में जब ये चीज़ करने जाएंगे ना तो यहाँ सब डिवीजन मांगेगा। अगर आपके पास सब डिवीजन कम है ना तो वो मॉडल को उठा या कम नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो डिस्प्लेसमेंट मैप के अकॉर्डिंग स्कल्पटिंग देता है माया। और जीब्रश जो होता है वो नॉर्मल मैप के अकॉर्डिंग देता है टेक्सचरिंग। डिटेल्स मायने रखती है ना उसमें। सो इसको क्रिएट करेंगे। और हैंडल, एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ है इधर, है ना। बहुत छोटा सा है तो शलबाई के और रेफरेंसेस में दिख जाएंगे वैसे। बट देखो सब नीचे लगे हुए हैं ना। और किसी किसी में कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज भी लगी हुई है, ये देखो ये। बस सब ब्लर है। हाँ और ब्लर हो गया, मुझे भी नहीं दिख रहा वो, क्योंकि वो ब्लर ही है अभी। क्या चीज? कौन से वाले में? इसी रो, लेफ्ट, ये वाले में? नहीं वो ब्राइटनेस के कारण ना। किसको? ये वाला जो बोल रहे हैं, राइट क्लिक ओपन न्यू टैब, है ना। डबल साइडेड हुक है कि ये वाला है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा देखना चाहूँगा कि हाँ ये वही है, ये ऐसा टी शेप है ना, ऐसे पकड़ के खींचते होंगे। चलिए। एग्जैक्टली। तो फिर हम इसको हम्म हम्म
दोनों तरफ सेलेक्ट कर लेंगे। ये इसी का पॉइंट था, क्या बोलते, ये वाला पॉइंट था। पॉलीगॉन को किस हिसाब से, किस एक्सेस पे रोटेट करना, वर्ल्ड स्पेस वाला जो पॉइंट होता है ना, वर्ल्ड स्पेस, स्पेस ऑब्जेक्ट और लोकल 3D स्पेसेस होती थी ना, पता है 3D स्पेसेस? नो आइडिया। ओके, चलो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 3D स्पेसेस क्या होती है? जनरली जब आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर जो गिज्मो बनता है, ये गिज्मो की पोजीशन बनती है उसके लोकल ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी ये यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे ये बेसिक आपको एक्सेस दिखा रहा है। मान लो इसको मैंने रोटेट कर दिया, अब क्या हुआ देखो, अभी भी वो सीधा दिखा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। ठीक है, यानी कि ये किसको फॉलो कर रहा है? ग्रिड को। और ये ग्रिड क्या है? ये वर्ल्ड है, तो ये वर्ल्ड स्पेस है। इसको पता करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो टूल सेटिंग आती है ना। टूल सेटिंग्स, नहीं एक मिनट, इसको सेलेक्ट करते हैं और ये वाला था, हाँ ये मूव टूल पे सेलेक्ट करते हैं, टूल सेटिंग्स आती है। इसमें पता चलता है कि ये इसका ओरिएंटेशन क्या है। अभी वर्ल्ड सेट है, जब इस पे क्लिक करोगे ना तो ये इतने टाइप के डिफरेंट वर्ल्ड्स होते हैं जिन पे गिज्मो होगा। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट कर दूंगा तो ये लोकल होगा, इसको क्लिक करूंगा तो अब देखो वो तिरछा हो गया। तो अब इस डायरेक्शन पे एक्यूरेट जा सकता है वो। वहीं अगर मुझे मैं अगर ये वर्ल्ड पे होता तो मुझे फिर वहां ले जाने के लिए इसको ऐसे खींचना पड़ता और वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। हाँ, ये गिज्मो की डिपेंडेंसी है, इजीली समझ सकते हो। लेकिन होता ये क्या है, ये होता है एक्चुअल वेक्टर कोऑर्डिनेट होता है, यानी उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है ये नापता रहता है व्यू पोर्ट, है ना, उसके लिए होता है। बट आप इजीली समझने के लिए इसको समझा जा सकता है कि ये, इसको यहाँ से फेस कर देते हैं। लेट्स सेलेक्ट दीज faces, let's select these। बार बार वो हो जा रहा, हाँ हाँ हाँ, नहीं क्लिक और शिफ्ट क्लिक, वो इसलिए क्योंकि नीचे वाला पैनल भी सेलेक्ट हो रहा था ना ड्रैग करने के कारण, इसलिए हो रहा था। सो मैश करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे, राइट, अप्लाई, और देन विल क्लिक एंड ड्रैग। नीचे का एक सेलेक्ट हो गया होगा कोई एक। अब ये इस तरीके से हो रहा है तो हम ऐसे चेंज करेंगे तो स्केल करेंगे तब कर पाएंगे उस चीज़ को, हाँ। बट ये फिर भी वैसा नहीं जा रहा है जैसा मैं चाह रहा था, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से करना चाह रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट अलग तरीके से निकले, क्योंकि ये नॉर्मल के थ्रू निकल रहे हैं सब। जो फेस जिस तरफ डायरेक्शन पे कर रहा है उस डायरेक्शन पे हो रहा है। हाँ, कहाँ पे? नहीं, या तो फिर डबल एक्सट्रूड हो चुका है एक बार, पिछली बार किए थे ना। ये देखो, वो ऑलरेडी प्रीवियस किया हुआ था ना एक बार, वो फिर से हो गया। हम्म, ये देखो ना, ये है ना पॉली एक्सट्रूड। ये देखो खत्म हो गए सारे। ये देखो, ये दिख रहा है, दैट मीन्स ये एक्सट्रूड हुआ है।
ये देखो मैश दिख रहा है ना, 19 है ना, उसको और कम कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। हो गया ना। हम्म। वो वाला एक्सट्रूजन है ना। हम्म। स्पेस बार से नहीं कर रहा था मैं डायरेक्ट इधर से करना चाह रहा था। अब क्या नीचे से हो रहा है, बाकी वो अपने डायरेक्शन पे खिंच रहा है। मैं चाह रहा था कि वो डायरेक्ट 90 डिग्री पे निकले, बट वो लोकल में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यूज़ पॉलीगॉन तरफ में भी निकलेगा तो वो तिरछा ही ऊपर निकलेगा। हम्म। हाँ, तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। हम्म। इसको कर्व देना पड़ेगा ना हमको आगे। कौन? अरे वो ऐप भी करना है उसको, वो भी नहीं है। रूपम और इशिता दोनों ऐप के थ्रू आ रहे हैं, मतलब ऐप के थ्रू हो रहा है ना उन लोग का क्लासेस। तो कभी आते ही नहीं है। कौन? नहीं, छुट्टी में नहीं है, लेकिन ना पता नहीं, शायद कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाह रहे थे सर। वाह, गलत एक्सट्रूड हुआ है। कोई बात नहीं, लेट्स गो एंड फिक्स दिस वन। क्योंकि ये यहाँ से तो नहीं होगा। हाँ, कि उसी को खींच देंगे इससे। हाँ हाँ ही, उसको फिक्स करने के लिए वापस से क्रिएट करना पड़ेगा ना। क्योंकि आपने ऑलरेडी उतना ज़्यादा उसको शेप दे दिया, हमने इतनी ऑलरेडी कर चुके हैं उसको चेंजेस। तो वो होगा, वैसे ही होगा। और या फिर सबसे अच्छा तरीका, आधा काट देते हैं उसको, है ना। कहाँ से? हाँ, तो पीछे कैप मार देंगे ना। मैश में रहेगा ना, यहाँ पे भी तो है ना ये। ऑफसेट मर्ज नहीं करना है, मर्ज थ्रेशोल्ड, है ना। अभी जुड़ा नहीं है तो सेलेक्ट। ऑलराइट, सो अब ये हिस्से को क्या करेंगे, कैप यानी फिल होल। डबल क्लिक जी, फिल होल कर देंगे। विल सेलेक्ट इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे भी वैल्यू देंगे, एक वैल्यू यहाँ रहेगी।
है ना, वो हो गया। क्या जी? वो तो कभी भी कर देंगे ना अपन, तो सेलेक्ट करके आ गया, ये रहा, है ना। थ्रेशोल्ड ऑफसेट जो है वो थोड़ा सा ऑफसेट ज़ीरो ही रखते हैं, मर्ज थ्रेशोल्ड ज़ीरो कर देते हैं। सेलेक्ट। पूछो। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मर्ज करने बोल रहा, हाँ बताओ। हम्म चारों क्यों हाँ, एक्सपोजर भी है ना उसके अंदर, वो भी क्यों है ना। इसमें देखो, अगर हम बात करते हैं हाईलाइट की और शेडो की, हाईलाइट जो है वो इमेज की ओवरऑल वाइट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। वो केवल और केवल सबसे ज़्यादा वाइट वैल्यू जो होगी उसी की वैल्यू बढ़ाया या घटाता है हाईलाइट। अब आ जाते हैं एक्सपोजर पे। एक्सपोजर पूरी की पूरी वाइट वैल्यू को बोलते हैं। यानी मान लो तुम्हारे माथे पे 10 का हाईलाइट डला है, 10 का वाइट डला है, ठीक है। गाल पे डला हुआ है 5 का, ठीक है। बॉडी पे डला हुआ है 4 का। तो अगर एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, मान लो 1 बढ़ाया, है ना, तो बॉडी हो जाएगी 5, गाल हो जाएगा 7 और माथा हो जाएगा 11, ठीक है। लेकिन अगर हाईलाइट बढ़ाऊंगा तो माथा हो जाएगा 11, लेकिन ये 6 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा। हाँ, सबसे ब्राइट, हाँ बिल्कुल। और शेडोज भी रिस्पेक्टिव, है ना। और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट जो है, कंट्रास्ट केवल कलर डिफरेंस होता है, वो ब्लैक कलर को कुछ नहीं करता। कंट्रास्ट में जो आपको डार्कनेस नज़र आती है वो क्यों नज़र आती रहती है, क्योंकि वो वाइट और ब्लैक के कलर के बीच में डिफरेंस कम कर देता है। डिफरेंस ज़्यादा रखोगे तो ग्रेडियंट आएगा, डिफरेंस कम कर दोगे तो ब्लैक और वाइट बस आएगा। तो जहाँ जहाँ ब्लैक शेडोज डली हुई हैं इमेज की, वो पूरी की पूरी ब्लैक हो जाती है। यानी जितने 50% से नीचे होंगी ब्लैक वैल्यू, सारी ब्लैक हो जाएंगी। और जो इतनी 50% से ऊपर होंगे वो सारे वाइट हो जाएंगे, कंट्रास्ट बढ़ाओगे तो। कलर के डिफरेंस की बात हो रही। हाँ, उनके बीच में डेप्थ होती है, मतलब दोनों के बीच में जो ग्रेडियंट बनते हैं ना, वो कम कर देता है वो इसमें नहीं जाता कि जैसे वो तुम्हारा वाइट कलर है, तो वाइट कलर में कौन सा शेड डला हुआ है, खत्म कर देता है, हटाते जाता है वो। हाँ, मतलब तुम्हारा जो ग्रेडियंट है वो खत्म होता जाएगा। हाँ, तो ब्लॉकिंग हो जाती है, हर जगह ब्लॉक हो जाता है। बाल और माथा है, तो बाल और माथे के दोनों कलर्स क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ये इधर के इधर का अलग नजर आएगा। लेकिन यहाँ का इधर के हिसाब से नहीं होगा, इधर हो सकता है दूसरी कलर वैल्यू हो, तो इधर का अलग तरीके से ब्लॉक होगा, लेकिन ब्लॉक होगा। दोनों कलर में डिफरेंसेस आएंगे, है ना। तो सब कलर्स में डिफरेंसेस के लिए उसको यूज करते हैं। हाँ, की होल लगेगा।
कीहोल भी लगा देते हैं, यहाँ पे बुलियन यूज़ कर लेते हैं बिकॉज कार है, डजेंट मैटर, ऊपर से शेडर भी लगाना है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। सो विल बी यूजिंग अ बुलियन, तो इसके लिए मैं बुलियन करोगे तो मैक्स में कोई दिक्कत नहीं रहती। इसके लिए सब डिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए रहते पहले ही, मतलब तुम सब कर लो फिर लास्ट में इसको लगाओ। इवन सब डिवाइड करने के बाद लगा दो तो भी बहुत अच्छा, टर्बो स्मूथ करने के बाद लगा दो, तब तुम्हारा ज़रूरत ही ना पड़े। की होल जैसा। हम्म। नहीं तो उसका तो पतला सा वो वाला रहता है ना, तो हाँ वो वाला डाल देते हैं ना। बाइक में तो सीधा वाला रहेगा क्या, सॉरी कार में। हम्म, उसको डाल देते हैं ना। ठंडी लग रही है ज़्यादा, बंद कर दें। स्टेबल रहेगा, वो ऑलरेडी उसको स्टेबल करके लेके आएंगे। ठीक है, नाउ विल बी यूजिंग कंबाइन, कहाँ है बुलियन, बुलियंस है ना। सो मैश बुलियन, डिफरेंस लगेगा, यूनियन में क्या होगा, दो ज्योमेट्री आपस में ज्वाइन हो जाएगी, है ना। और डिफरेंस में दोनों ज्योमेट्री आपस में अलग हो जाएगी। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे उसका कट ऑफ बताएगा कि कैसा कट करना है, उसको नॉर्मल के थ्रू कट करना है, यानी फेस में एक एक्स्ट्रा देके कट करेगा, और या फिर एजिस के थ्रू कट करना है ना। ये एल्गोरिदम्स हैं, अप्लाई करोगे तो देखो कौन सा वाला पहले गया, यानी कि इसमें सिलेक्शन क्या है वैसा वाला करना पड़ता है ना। अगर आपने जो चीज़ पहले सेलेक्ट की हुई है उस पे कट होगा दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको ओवरलैप करना होगा, है ना। कुछ ज़्यादा बड़ी चाबी बना दी हमने। क्या करेंगे, इसको ओवरलैप कर देंगे और दोनों को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, सॉरी इसको इसको पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर अप्लाई कर देंगे। हाँ, अब हमारे पास वो सिंपल। अब क्या है, 3 करोगे तो स्क्यू हो जाएगा तो इसको स्क्यू ना हो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एजेस के थ्रू किए हैं
तो प्रोबेबली विल बी एडिंग, और हमने ऑलरेडी वो लगा दिया था सब डिविजन। हाँ, और अभी यहाँ से कोई विड्थ नहीं मिल रही है उसको, तो विड्थ देना पड़ेगा। देखते हैं इंसर्ट, इंसर्ट से विड्थ आती है क्या? नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट करेंगे ताकि यहाँ पे हम इसको बना सके। इसका स्केल जो है वो काफ़ी तेज़ चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसमें कट्स कर सकें। ओके, सो लेट्स मी जस्ट स्टार्ट मल्टी कट, यहाँ से क्लिक करेंगे। एक ये, राइट एजेस लेंगे और रिमूव फ्रॉम हियर, और इसको ये दो यहाँ पे दिए। बीच वाले जो हैं उनको भी इधर फिक्स करना पड़ेगा। या फिर इतनी मेहनत करने के बजाय इसमें टर्बो स्मूथ मार लेते हैं। हाँ, मैनुअली करना चाहे तो कर सकते हैं, मैनुअल अगर फिक्स करना चाहते हैं आप तो। नहीं तो एक और तरीका है जो कि और बेहतर आपको आउटपुट दे देगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग टर्बो स्मूथ करते हैं, 3 दबाते हैं तो स्मूथ हो जाता है ना। तो इसी को हम यहाँ से कहाँ पे गया, स्फेयर, स्फेयर बना होता है ना, ये है ना, ये स्मूथ है। इसको क्लिक कर देंगे तो क्या करेगा वो, सब डिवीज़न ऑलरेडी बना देगा। अब क्या होगा, ये ज्योमेट्री ऐसी ही रह जाएगी। अब फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिफरेंस करेंगे, तो अब हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, है ना। अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब हमें, तो वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो वो इतना मल्टी, हाँ अब वो पूरी ज्योमेट्री बन गई है। हाँ, अब इसको 3 दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसी के वैसे ही रहेगा। हाँ, बस इसको तब के लिए जो मैनुअल है ना, मैनुअल तभी ये अगर आप गाड़ी की रेंडरिंग वाला कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तब यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको गेमिंग में या मूवी वगैरह में यूज़ करना चाहोगे ना, मूवी इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए तो नहीं आएगा। हम्म, एनिमेट तो होगा, एनिमेट होगा, शेडर एडर से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर इसका यूवी निकालने जाओगे ना तो प्रॉब्लम होगी, है ना। यूवी नहीं निकाल सकते हो, सब बढ़ गया। तो अगर उस चीज़ को करना है तो फिर वो मैनुअल तरीका कीजिए जिसमें आप आसानी से पूरा एक एक वर्टाइस को सब जगह जोड़ दीजिए, तो अपने आप फिर आपको एज लूप दे देगा चारों तरफ बनाने, है ना। तो आप अगर रेंडरिंग बना रहे हैं, केवल कार की रेंडरिंग बना रहे हैं या कार का कोई वीडियो बना रहे हो, कैमरा घूम रहा है, गाड़ी चल रही है, ये सब वो सब कर सकते हो आप इसमें, ये अटकेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर आप वो बना रहे हैं, क्या बोलते, एनिमेशन बना रहे होगे, एनिमेशन में भी ये दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन आप सोचो अगर इस छोटी छोटी चीज़ की, अभी एक ही है, ऐसे करके मैंने 50 डाल दिए, है ना, तब तो वो बैठ जाएगी मेरी फाइल। और एक कार ही अगर मेरी 50,000 वो ले गई पॉली,
तो मेरे को तो मूवी में दिखाना है 3 4 कारें चल रही हैं, है ना, 2 कार आपस में भिड़ रही हैं, तो उसके लिए हैवी हो जाएगा सब चीज़। हाँ हाँ, ऐसे ही निकाल देंगे, वो स्मूथ है ऑलरेडी। टर्बो स्मूथ मार दिए ना, जो आप यहाँ पे लगाते हो ना स्मूथ, यही 3 भी करता है। 3 जो ऑप्शन है ना, वो भी वही करता है, बस अंतर ये होता है कि वो उसमें इतने डिवीजन दिखते नहीं है, वो टेम्परेरी होता है। किसमें, मैं समझा नहीं। उसमें स्मूथ दिखता है आपको। देखो, हाँ, 3 जब दबाते हो आप ज्योमेट्री का, 3 दबा के रेंडर निकालेंगे, तो जो सॉफ्टवेयर रेंडर होगा वो स्मूथ को काउंट नहीं करता, तो वो ब्लॉक ही दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा। हाँ, जब रेंडरर के तौर पे सॉफ्टवेयर रेंडर डालोगे ना, तो वो ब्लॉक दिखेगा। लेकिन जब आप उसको हार्डवेयर रेंडर या फिर अर्नोल्ड रेंडर या फिर आपका मेंटल रे रेंडर लगा दोगे ना एज अ रेंडरर, तो आप 3 दबाओ तो भी वो स्मूथ ही दिखेगा। हाँ, उस 3 जो है वो स्विच हो जाता है, तो फिर आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ की, है ना? तो इसको हम जैसे, हाँ हाँ, र- हम्म, देखो आप ऐसा समझो कि स्कैन लाइन जो सॉफ्टवेयर का रेंडरर होता है ना, वो जो सॉफ्टवेयर के रेंडर होते हैं, सॉफ्टवेयर का डिफ़ॉल्ट रेंडर वो केवल प्रीव्यू के लिए होता है, वो हल्का रहता है, बिल्कुल प्रीव्यू के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं उसको, रेंडर लगाओगे तो वो केवल मॉडल कैसा दिख रहा है उसके लिए होता है ना। अब बात आती है अर्नोल्ड की या मेंटल रे की, या ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहे थे, ये रेंडरर होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कैलकुलेट करता है कि अंदर पे जो भी वैल्यू आपने डाला है उस पे लाइट कैसा इंट्रैक्शन देगी, है ना, लाइट कैसी हो रही है, टेक्सचर कैसा हो रहा है, ये सारा कुछ वो रेंडर कैलकुलेट करता है। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन, मान लो कि हल्की कैलकुलेशन करनी है, तो बड़ा रेंडर क्यों यूज़ करोगे आप, जब प्रीव्यू करना है ना, केवल देखना भर है, तो फिर बड़ा रेंडर क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि वो तो करेगा ही। अब उसकी आप सब मान लो एक है जो 1 लाख कैलकुलेशन कर सकता है पर मिनट या पर सेकेंड, है ना, और आपका जो काम है वो मान लीजिए 10,000 कैलकुलेशन पर सेकेंड में ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप उसकी वैल्यू कम भी करोगे तो आप उसको 10,000 तक नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बनी ही है 1 लाख के हिसाब से। तो वो रिलेटिवली कम होगा, तो आप 80,000 50,000 तक भी ला सकते हो, लेकिन अगर आप बोलोगे कि आप बिल्कुल ज़ीरो तक ले आओ उस चीज़ को, तो नहीं होता। पहली चीज़ ये होता है ना, हायर फॉर्म ऑफ रेंडरिंग रखने के लिए। दूसरा, अर्नोल्ड और ये क्यों अपग्रेडेड रेंडर आए और हम प्रीवियस वाले क्यों यूज़ करते। पहली चीज़ तो मेंटल रे अब हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि अर्नोल्ड ने, ऑटोडेस्क ने डिच कर दिया है उसको, तो वो हम यूज़ नहीं करते। लेकिन उसी के ऊपर में बना हुआ था अर्नोल्ड। हाँ, मेंटल रे के हिसाब से पहले मेंटल रे चलता था, फिर अर्नोल्ड बन, वीरे थ्रू आउट द टाइम चल रहा है। अब ये क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ऑप्ट हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग, वीरे के अकॉर्डिंग आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री ऑप्ट हो चुकी है। अब आर्किटेक्चर में जितनी कैलकुलेशन चाहिए है ना, उससे कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन वीडियो गेम और इसमें चाहिए होती है, मूवी में। तो जब मूवी का रेंडरिंग का काम कर रहे होते हो, तब वो वीरे काम नहीं आता है, क्योंकि आर्नोल्ड जो है वो उस तरीके की रेंडरिंग को अलग तरीके से डील करता है। सब रेंडरर अलग अलग कामों के लिए बने हुए हैं। इसको और थोड़ा बेटर वे में समझेंगे ना, तो हमें ग्राफिक कार्ड का जो ओपन जीएल सिस्टम होता है उसको समझने की ज़रूरत होती है। जो मल्टी थ्रेड आपने सुना होगा, मल्टी थ्रेड प्रोसेसिंग और सिंगल प्रोसेसिंग। हाँ,
ये क्या है ना, ओपन जीएल जो है वो आपका एक तरीके का लैंग्वेज होता है ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड के लिए कोई लैंग्वेज अगर आप कोई सेटिंग करना चाहते हो, तो नॉर्मल जो आप यहाँ से वैल्यू देते हो ना, ये भी ओपन जीएल को हिट करता है ना, लेकिन ये कस्टम नहीं होती। मतलब इसमें जो दिया है वही कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड को शूट करना चाहते हो, ओवर शूट करना चाहते हो, या बोल रहे हो कि जितना माया ने कैसे सेट किया होगा, ग्राफिक कार्ड की पूरी एफिशिएंसी थोड़ी ना यूज करता है ये। मतलब जितना इसने बनाया होगा अर्नोल्ड रेंडरर को कि इसकी लिमिट से ऊपर नहीं जाना था, वरना हो सकता है कि कंप्यूटर लोगों का सपोर्ट ना कर रहा हो। तो ये तो जनरल ऑडियंस के हिसाब से बनाया गया ना। हम्म। पीसी को ओवरक्लॉक करते हैं, लाइफ कम होती है पीसी की। ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक मेमोरी को ना बढ़ा दी जाए, प्रोसेसर का फैन और तेज घूमने लगता है। क्या होता है ओवरक्लॉक में, जितनी क्या होता है पीसीज और प्रोसेसर सब चीज़ में ना लिमिट थ्रेशोल्ड सेट होता है कि जनरल अगर आपका इससे ऊपर चला गया, 62 डिग्री से ऊपर चला गया, तो अपने आप बंद हो जाता है पीसी, प्रोसेसर अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप वो लिमिटेशन बंद ही कर दो, तो क्या होगा कि पीसी यूज तो होगा अपनी 100% ऑप्टिमम क्वालिटी में, लेकिन कि गर्मी इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास इतना हीटिंग सिंक है तो चल जाएगा, अगर आप उसकी उतनी हीट जो निकल रही है उसको मैनेज कर पाओगे तो चल जाएगा वो। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो सॉफ्टवेयर का जो लाइफ, पीसी की जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ। हाँ, ओवर शूट कर दिए थे। होता है, क्या करोगे ना, ये तो अब एफिशिएंसी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये होगा ही। आप हाँ, खुश नहीं होते बताते हुए, ये बात सही है। हाँ, उसने सुन। ओहो। बस चल चला गया फिर कुछ नहीं बोल पाए होंगे। 30,000 का तो। हाँ तो अब आपने बहुत ज़्यादा, नहीं 30,000 मतलब बहुत पुरानी बात है। मतलब आप बहुत पहले आपने ये चीज़ की थी, 17 में, क्योंकि उस समय 30,000 मायने रखता था। अब तो 30,000 की वैल्यू जो है, अब कोई पीसी बोले 30,000 का तो हम नॉर्मल पीसी इसको समझते है ना। अब तो 1 लाख 2 लाख बस वैसे ही कुछ होते हैं। अब उनको शूट कर दिए तो वो तो जल ही जाएगा ना। आजकल तो इतना हो गया है कि देख रहे हो कितनी भयंकर रेंडरिंग जो है वो संभाल लेते हैं बिल्कुल। हाँ। हम्म, हाँ, बहुत गर्म होता है। भाई सीधी बात है, आपके में उतना हीट सिंक डला ही नहीं है, कूलेंट नहीं है, तो जाएगी ना वैल्यू, तो चली जाएगी। नहीं नहीं, हाँ मतलब वो पाइप्स के थ्रू लिक्विड फ्लो होता है। जैसा ये है ना एसी, वही होता है वो। पूरा एसी का जो सिस्टम है ना वही है उसके अंदर, और कुछ नहीं है उसके अंदर। वो वैसे वैसे ही टाइप का वाटर रहता है।
पूरा वैसे ही रहता हूँ। इसको इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम कैरेक्टर्स में जाएंगे। हम पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे। हमारा जब पॉइंट तो वैसे भी कंप्लीट हो ही गया है कि मतलब बढ़ाते जाओगे तो फिर आप डिटेल करते जाओ जितनी कार में कर सको। नहीं तो अभी नहीं देंगे टेक्सचर के लिए, अभी तो मॉडलिंग का सेक्शन कंप्लीट होगा। फिर हम इसको बनाएंगे। राइट, तो फिर हम इनको टेक्सचर करेंगे, अनरैप करेंगे, कैरेक्टर पे जाएंगे, है ना। अभी शुरुआत है, हम लोग मॉडलिंग के सेक्शन में पहले पूरा कंप्लीट करेंगे सारी मॉडलिंग, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज़। फिर उसके बाद, है ना, डेप्थ में जाना है तो सारी चीज़ें सीखेंगे इस चीज़ को। हाँ, नहीं, गेमिंग इंजन में तो क्या है ना कि माया का आप नॉट बेस्ड सिस्टम से ऑलरेडी फैमिलियर रहते हैं। माया में जब आप वर्क करते हैं तो ऑलरेडी नॉट बेस्ड सिस्टम से आप फैमिलियर ही होते हैं, है ना। तो गेमिंग इंजन में कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है कि पर्पस के ऊपर है। अगर आप गेम बनाना चाह रहे हो ना तो मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर आप उसको एज अ रेंडरिंग इंजन यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर आपको केवल शेडर पर सीखने होंगे, जो कि ऑलरेडी माया में सीखते हो, हाइपर शेड। रेंडरिंग इंजन है ना वो, बहुत तगड़ा रेंडरिंग इंजन है भाई। दोनों चीज़ है। कैलकुलेट ही तो करते हैं, सब सब चीज़ तो कैलकुलेशन है। सब कैलकुलेट, हाँ। ये क्या है, अब ये 3D सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या होता है, 3D एडिटर है। ज्योमेट्री को मॉडल किसी भी एंगल पे हम मॉडल कर पाएंगे, तो 3D एडिटर है आपके पास। ये एडिटर उसके अंदर नहीं है ना। तो वो क्या करता है, वो कैलकुलेशन कर पाएगा, वो सिमुलेट कैलकुलेशन कर पाएगा। आप फिजिक्स अप्लाई करना चाहते हो, डायनेमिक्स बनाना चाहते हो। पार्टिकल इफेक्ट है उसके अंदर। देखो, सिमुलेशन का सारा काम गेमिंग इंजन करता है, तो जो जो चीज़ लगेगी वो सब इसके अंदर रहेगी। तो जो हम पार्टिकल्स देखते हैं ना। हम्म एक्चुअल में प्लेस होल्डिंग के लिए दिया जाता है वो, है ना। गेम जब बनाते हैं ना तो सबसे पहले डायरेक्ट मैश नहीं डाला जाता है, सबसे पहले प्लेस होल्डिंग की जाती है हर एक चीज़ की। फिर इस पे ये जो क्यूब हम लोग देखते हैं ना, जो यहाँ पे 3D सॉफ्टवेयर में क्यूब देखते हैं, ये ऐसा समझो कि ये इसके सूत्राधार होते हैं। 3D सॉफ्टवेयर या रेंडरिंग इंजन या हर एक चीज़ के क्या सूत्रधार होते हैं, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके सब चीज़ बना होता है। 3D में हर एक चीज़ बना होता है, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके डायनेमिक का बेस तैयार होता है। इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट देना ज़रूरी रहता है। भले ही उसका यूज़ डायनेमिक्स में नहीं करेंगे, लेकिन वो एज एन ऑब्जेक्ट वहाँ होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि बाउंडिंग बॉक्सेस आपने सुने हुए हैं कि बाउंडिंग बॉक्सेस क्या होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे मैश ये बनाया मैंने, अगर ये मैश को मैं बाउंडिंग बॉक्स कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं ये इसी मैश को कोलाइड करूं किसी दूसरे मैश के साथ, भेड़ूं, है ना, टच कराऊं, तो क्या होगा, ये हर एक वर्टेक्स और हर एक पॉइंट कैलकुलेट होगा उस समय पे। तो रेंडरिंग हैवी होगी, सारी चीज़ कैलकुलेट होगी। अब वही अगर मैं बोलूं कि ये तो एक बक्से के अंदर आ जाएगा, एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा, और जब भिड़े तो ये शैटर ना हो, छोटे छोटे बिट्स में शैटर ना हो, ये बस उखड़ के दूर गिर जाए,
तो उसके लिए मुझे इसके वर्टेक्स को नापने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे को एक डब्बे में कर दूंगा, एक इमेजिनरी डब्बा बनाऊंगा और बस उससे बैठ दूंगा तो डब्बा जाके गिरेगा वहां पे। तो इसकी वर्टेक्स की कोलाइड कैलकुलेशन नहीं होगी, उस डब्बे की कैलकुलेशन होगी जिसमें मात्र 6 वर्टाइसेस हैं। इसको बाउंडिंग बॉक्सेस बोलते हैं, है ना। एनिमेशन, कोलाइजन, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। हाँ हाँ, टायर को आपने इमेजिनरी बॉक्स में डाल के घुमा दिया, है ना, तो भी कर सकते हो आप, वैसा भी कर सकते हो। हाँ, कार चल रही है, कार का चक्का जो है बार बार ऐसे 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 करना है। अब क्या है, आप मैनुअल एनिमेशन दे के करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको वो डायनेमिक चाहिए, फिजिक्स के अकॉर्डिंग चाहिए, है ना, तो फिर उसको आप बाउंडिंग बॉक्स में डाल दोगे एक चक्का, है ना, तो वो बाउंडिंग बॉक्स जो है वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, और जब भी कोई नीचे जमीन में पत्थर वगैरह कुछ आएगा तो वो चक्का अपने आप, अब तो लगेगा ही। सब चीज़ लगता है, विंड भी लगेगी, फोर्स लगेगा उसके अंदर, प्रेशर डैम्प लगेगा। हम्म? हमने बनाए थे ना पिलो, फूलती हुई पिलो बनाए थे। कितना पतला है, सब थिकनेस सब सेट करना पड़ता ना। आप खुद ही जवाब जानते हो। हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज़ किए रहते हैं, है ना, है ना। पूछना जरूरी रहता है ताकि क्लियर हो जाए। अब ये चीज़ अब हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आपने 2 बार पूछ लिया, तो अब आपको वो हमेशा याद रहेगी कि हाँ बाउंडिंग बॉक्स होगा तो ये इंसिडेंट याद आता रहेगा। इसलिए एक बार में ना वो याद नहीं होता हर चीज़। जरूरी होता है भाई, हर हर समय पूछना जरूरी है। सैमसंग, हाँ, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा ना कि प्राइवेसी नहीं है सैमसंग में। हम्म, प्राइवेसी नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखो एप्पल का अगर आप सिस्टम लेते हो, है ना, अब एप्पल में प्राइवेसी इतनी अधिक है कि आपको, अगर आप, जब तक 3-4 बार, या मतलब बोलना चाहिए 20-25 बार अगर आप मैसिव चेंजेस नहीं करोगे ना, तब तक उसको क्रैक नहीं कर सकते, है ना, मतलब आपको बहुत समय देना होगा उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है। हाँ, अब सैमसंग में क्या होता है ना, सैमसंग में बहुत सारी सिक्योरिटी फ्लॉ है इसके अंदर। तो इसके अंदर में क्या होता है ना, बहुत आसानी से अगर आप टच भी नहीं करोगे ना तो भी आपके पास कारण है, सामने है मेरे पास एक, क्या हुआ, सीधा इसको मैंने रखा, यहाँ से प्रिंटर लगा रखते समय यहाँ पे हाथ लग गया, तो ये ओपन हो गया, और इसको अंदर रख दिया मैंने। अब ये जब भी जेब में रहता है तो इसका टच काम करता रहता है, ठीक है। अब वो टच काम करते रहा, पता नहीं क्या वैल्यू फिट हुई, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हुई, क्या हुआ, क्या नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया। जैसे ही मैंने फ़ोन वाइब्रेट करने लगा, मैंने फ़ोन बाहर निकाला, तो मैंने देखा कि फ़ोन पे कॉल आ रहा है। मैंने, अननोन नंबर था, मैंने फ़ोन उठाया, इट वाज फ्रॉम अ नोन पर्सन, उसका नंबर मेरे पास था लेकिन दिखा नहीं रहा। तो देन मैंने बात बात करके क्लोज़ किया, एंड देन मेरा फ़ोन जो था वो फैक्ट्री रीसेट हो चुका था। दैट मीन्स उसके जितने नंबर, कॉन्टैक्ट्स, जितने डाटा थे, इट हैपेंस इसी के साथ, ये पूरे नंबर ज़ीरो, अंदर की जो इमेजेस, जो आपने डाटा रखा था सारा ज़ीरो, जो आपने ईमेल आईडीज डाल के रखी थी वो सब ज़ीरो,
फोन एकदम न्यू हो चुका था। ये देख रहे हो, ये न्यू फोन है। ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 ही है। मैंने जो लगा के रखी थी ना सारी इमेजेस, जितना चीज मैंने डाल के रखा था, इवन जितने डेटाज और जितने कांटेक्ट डिटेल्स थे वो सब जीरो हो गए पूरे। फोन एकदम न्यू है, ब्रांड न्यू हो गया। इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐप सब डिलीट हो गए। दिवाली 22 ये हुआ, सोचो। नहीं, बस उसको रखते समय मुझे जहां तक ये ध्यान है कि रखते समय हो सकता है कि ये टच होके ओपन हो जाता है, क्योंकि जब जेब के अंदर रख दिए, ध्यान नहीं था, ट्रैवल कर रहे थे। अब वो ट्रैवलिंग के दौरान आप फोन पे तो जाते नहीं हो, अब वो कब बाउंस होते होते उसकी कौन सी वैल्यू सेट हुई, कौन सा वैल्यू पे क्लिक हुआ, फोन पूरा फैक्ट्री रीसेट हो गया। अब ये देखो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी फ्लॉ देखो। अगर वही एप्पल होता तो हर चीज के लिए एप्पल आईडी मांगेगा, परमिशन मांगेगा हर चीज के लिए। तो यहाँ जांग पे रख के आप कितनी बार एप्पल की परमिशन डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे, नहीं डाल पाओगे तो कैंसिल कर देता है, होगा ही नहीं। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये चीज हम बता रहे हैं। वही कह रहे हैं ना कि आप, हाँ, और हम तो बता रहे हैं ना कि हम ये हिस्सा निकाल दोगे ना, ये बटन, मतलब ये चीज निकाल दोगे ना, तो फोन एक्सेस कर सकते हो लॉक के बाद भी। इस पूरा फ्लॉ है, मैं बता रहा हूँ ना, सैमसंग के जितने फ़ोन है ना उसमें भी बता रहे हैं, न्यू वाले में भी आपको बता दूं कि न्यू वाले में भी आप जो अभी मांग रहा है ना, जो आपका एप्पल के टाइप से अभी मांगने लगा है ना जो जीमेल, उसमें भी फ्लॉ निकलेगा आपका एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड के ही पूरे उसमें फ्लॉ है। क्यों? क्योंकि वो बना ही वैसा है ना जैसे विंडोज़ है। गुड इवनिंग। आइए आइए, हम क्लास को अभी यहीं स्थगित करते हैं फिलहाल।